हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका ज्योग्राफी का जो है पूरा कंप्लीट कर दिया गया है खान सर के फाउंडेशन नोट्स का, बायोलॉजी का, जियोलॉजी का। ठीक है, आज हम बॉटनी को देखेंगे। ठीक है, आज बॉटनी क्लास को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। पहला क्या है हमारा, पादप कार्य की मतलब प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, पादपों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। ठीक है, इसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? तो स्टीफन हेल्स को कहते हैं। विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पतिक विज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बॉटनी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? विलियम रॉक्सबर्ग को कहते हैं। आकारिकी मतलब मॉर्फोलॉजी, पेड़ पौधों का बाहरी अध्ययन मॉर्फोलॉजी कहलाता है। रूट क्या होता है? पौधों का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है उसे क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। और शूट क्या होता है? पौधों का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रूट। यह पेड़ पौधों के भूमि के नीचे वाला भाग होता है। इसका विकास रेडिकल मतलब मूलांकुर से होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण यह हरा नहीं होता है जड़। ठीक है, यह निगेटिव फोटोट्रॉफ होता है, जबकि पॉजिटिव जियोट्रॉफ होता है। इसमें नोड तथा इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण यह चौड़ाई में विकास नहीं कर पाता, बल्कि लंबाई में विकास करता है। कौन सा? जड़ मतलब रूट। रूट हेयर मतलब मूल रोम क्या होता है? यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है। यह जल एवं खनिज का अवशोषण प्रासरण विधि द्वारा करता है, मतलब ऑस्मोसिस मेथड के द्वारा करता है। ठीक है, देखते हैं जड़ के कार्य देखते हैं। ठीक है, पौधों को स्थिरता प्रदान करना जड़ का कार्य है। भोजन का संग्रह करना भी जड़ का कार्य है। ठीक है, रूट कैप ये जमीन को अंदर खोदने का काम करता है। ठीक है, रूट कैप। देखते हैं जड़ के प्रकार। जड़ एक होता है मूसला जड़ होता है, एक क्या होता है अवस्थानिक जड़ होता है। ठीक है, टैप रूट होता है, एक होता है एडवेंटिशियस रूट होता है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं मूसला जड़ मतलब टैप रूट। यह जड़ जमीन के अंदर होता है और पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर पेड़ सूख जाएगा और कुछ समय पश्चात पेड़ जो है गिर जाएगा। ठीक है, जैसे आम का, नीम का, गाजर का, सलगम का, चुकंदर का इत्यादि का पेड़। ठीक है, ये सब क्या मूसला जड़ के उदाहरण है। अब देखते हैं अपस्थानिक जड़ एडवेंटिशियस रूट। यह जड़ भूमि के ऊपर होता है। यह जीवन भर वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर भी वृक्ष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे द्वितीय मूल कहते हैं। ठीक है, अपस्थानिक मूल को। अब देखते हैं दहल, जैसे अपस्थानिक रूट का एग्जांपल देखिए, दहलिया, गन्ना, बांस, पीपल, बरगद, मक्का, रबर इत्यादि। ठीक है, अब देखते हैं स्तंभ मूल मतलब प्रोप रूट। वैसा अपस्थली जड़ जो बिल्कुल सीधा रहता है उसे स्तंभ मूल कहते हैं, जैसे पीपल, बरगद, रबर का। ठीक है, अब देखते हैं अपस्तंभ। ठीक है, स्लिट रूट। वैसा अपस्थली जड़ जो सीधा न होकर तिरछा रहते हैं उसे कहते हैं अपस्तंभ कहते हैं। ठीक है, जैसे गन्ना का, बांस का, मक्का का इत्यादि का। ठीक है, आरोही मूल क्लाइंबिंग रूट। वैसा जड़ जो पौधों को आगे बढ़ने में मदद करता है और पौधों को ऊंचाई पर चढ़ा देता है, इसे आरोही मूल कहते हैं, जैसे मनी प्लांट का, पान का। ठीक है, आप देखते हैं अधिपाद। अधिपाद मूल इपीफैटिक रूट। वैसा मूल जो किसी दूसरे पौधे पर होता है उसे अधिपाद कहते हैं। यह भूमि के अंदर नहीं जाता है, यह वायु से ही नमी ग्रहण कर लेता है। नमी ग्रहण करने के लिए इसमें बेलामेन उत्तक पाए जाते हैं। ये वायु में रहते हैं, अतः उन्हें वाय वायवीय मूल भी कहते हैं। ठीक है, जैसे आर्किड का। दुनिया का सबसे छोटा बीज कौन सा? आर्किड का होता है। ठीक है, अब देखते हैं परजीवी मूल मतलब पैरासाइट रूट। वैसा मूल जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है उसे परजीवी मूल कहते हैं, जैसे अमर बेल, जिसे कैस्केटा कहते हैं। यह एक लता होता है। ठीक है, देखते हैं प्रकाश संश्लेषी मूल फोटोसिंथेसिस रूट। यह प्रकाश संश्लेषण करता है, जैसे सिंघाड़ा। अब देखते हैं मूल दाब मतलब रूट प्रेशर।
जड़ पानी को अवशोषित करके एक प्रेशर से ऊपर फेंकती है। इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। इसी कारण फूलों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती है। पेड़ में सुई चुभोने, काट लगने पर इसमें लाशा तथा दूध निकलने लगता है। जैसे पपीता के पेड़ से दूध निकलता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग तना मतलब स्टेम। ठीक है, इसका विकास प्रांकुर या प्लेम्यूल से होता है। यही तना जब मोटा हो जाता है तो उसमें शाखाएं मतलब ब्रांचेस निकलते हैं। ब्रांच से कोई सब ब्रांच निकले रहते हैं जिसे टहनी कहते हैं। पेड़ पौधों को सर्वाधिक हानि तना छिलने से होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, यह पॉजिटिव फोटोट्रॉप तथा नेगेटिव जियोट्रॉप होता है, अर्थात यह प्रकाश की ओर बढ़ता है किंतु भूमि की ओर नहीं बढ़ता है। पतझड़ के मौसम में पेड़ की सभी पत्तियां गिर जाती है तो उस समय तना भोजन बनाने का काम करता है। तना 1% प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, इसलिए यह हरा रहता है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें नोड मतलब पार्श्व तथा इंटरनोड पार्श्व संधि पाया जाता है, जिस कारण यह चौड़ाई में विकास करता है। इसमें गांठ नुमा रचना पाई जाती है, इसे कलियां कहते हैं मतलब बड्स कहते हैं। ठीक है, तना जो 3 प्रकार के होते हैं। एक वायवीय तना होता है जिसे एरिया स्टेम कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अब अर्ध वायवीय तना होता है जिसे सब एरिया स्टेम कहते हैं। तीसरा होता है भूमिगत तना होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। ठीक है, देख सकते हैं इसका डायग्राम। ठीक है, ये टर्मिनल बड स्कार, ये लेंसिकल फ्लावर बड स्केल, लीफ स्केल, लेटरल बड, ये टर्मिनल बड, ये नोड, इंटरनोड, नोड। ठीक है, ये इसके डायग्राम है। अब देखते हैं एक एक करके देखते हैं हम लोग। जैसे वायवीय तना एरिया स्टेम, ऐसे तना जो प्रांकुर से निकलते हैं और सीधे हवा की तरफ चले जाते हैं, यह बाहर की ओर लटका रहता है। ठीक है, वायवीय तना। जैसे एग्जाम्पल लता वाली सब्जी, करेला, कद्दू, आम, बेल, बबूल इत्यादि। अर्ध वायवीय तना सब एरियल स्टेम, इस तना का कुछ भाग अंदर तथा कुछ भाग बाहर होता है, जैसे घास, जलकुंभी इत्यादि का। ठीक है, देखते हैं तीसरा भूमिगत तना अंडरग्राउंड स्टेम। यह तना भोजन का संग्रह तथा दूसरे जीवों से सुरक्षा के लिए भूमि के अंदर चला जाता है और नीचे जाकर फैल जाता है। ठीक है, भूमिगत तना। भूमिगत तना के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, ओल और ओल। ठीक है, ओल को क्या कहते हैं? सूरन कहते हैं। अदरक तथा हल्दी को प्रकंद कहते हैं। ठीक है, राइजोम कहते हैं। लहसुन तथा प्याज को सलकंद कहते हैं। ठीक है, इसमें पानी का मात्रा अधिक होती है। आलू और ओल को क्या कहते हैं? कंद कहते हैं। अरबी तथा जमीकंद को घनकंद कहते हैं। ठीक है, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड तथा इंटरनोड होते हैं। ठीक है, हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है जो कैंसर रोग नहीं होने देता है। आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट वसा पाया जाता है। ठीक है, सोलेनिन के कारण आलू हरा हो जाता है तथा ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू में काला धब्बा हो जाता है। प्याज में सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है जिस कारण आंख से आंसू आते हैं। ठीक है, लहसुन में सल्फर गंधक एलास्टिन के कारण गंध आता है। अब देखते हैं लीफ मतलब पत्तियां देखते हैं। ठीक है, देख सकते हैं ये पत्तियां, ये जो होता है इसको क्या कहते हैं? इसको पेडिकोल कहते हैं। ठीक है, और ये जो होता है आपका इसको क्या कहते हैं? स्टिप्योल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्टिपोल कहते हैं। ठीक है, ये देखिए इसको क्या, इस साइड वाले जो इसको एपेक्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? मार्जिन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मिडरिप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बीन्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, यह पेड़ पौधों का क्षैतिज मतलब लेटरल विकास को दर्शाता है। यह शोषण, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय का कार्य करता है। ठीक है, विनिमय का कार्य करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। पत्तियों में स्टार्च मतलब मंड की जांच के लिए आयोडीन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है तथा आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
पतझड़ में वाष्पोत्सर्जन रोकने के लिए तथा ठंड में ऊष्मा रोकने के लिए पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देता है। ठीक है। स्टोमेटा रंध्र क्या होता है? गैसों का विनिमय करता है तथा मंड मतलब स्टार्च को शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। ठीक है। मतलब मंड को जो है शर्करा में बदल देता है स्टोमेटा। ठीक है। ये गैसों का विनिमय करता है। ठीक है। पत्तियों का प्रकार, टाइप्स ऑफ लीफ। पहला होता है सरल पत्ती मतलब सिंपल लीफ। इसका लीफ मार्जिन मतलब कटा पिटा नहीं रहता है, जैसे आम का, पेड़ का, बरगद का, केला का। ठीक है, जैसे देख सकते हैं। और दूसरा होता है संयुक्त पत्ती मतलब कॉम्प्लेक्स लीफ। इनका लीफ मार्जिन मतलब कटा पिटा होता है, जैसे गुलाब का, नीम का, इमली का इत्यादि का। ठीक है। देखते हैं सिरा विन्यास। ठीक है, देख सकते हैं पत्तियों के सिरा के क्रम को सिरा विन्यास कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक जाली कावत सिरा विन्यास मतलब रेटिकुलेट, इसमें सिराएं जाली नुमा जुड़ी रहती हैं। यह द्विबीज पत्ती पौधों में होता है। ठीक है, जैसे आम का, जामुन का इत्यादि का। ठीक है, देख सकते हैं। समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, इसमें सिरा एक दूसरे के समानांतर बिछे हुए रहते हैं। इसे एक बीज पत्री कहते हैं। ठीक है, जैसे केला का, धान का, गेहूं का। ठीक है, देख सकते हैं। पत्तियों का रूपांतरण। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों को मरुद्भिद या जीरोफाइट कहते हैं। इन पौधों की पत्तियां कांटों का रूप ले लेती है क्योंकि वह जल बचा सके। ठीक है। लतीदार सब्जियों की पत्तियों में स्प्रिंग या ट्रेडनिल कहते हैं। ठीक है। पिंचम मतलब पनघट। नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधे कीटभक्षी हो जाते हैं। इन पौधों में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इन्हें कलश पौधा कहते हैं। ठीक है, जैसे पिंगुएला नेफेंथिस। ठीक है, पैसा पनघट पौधा जो जलीय क्षेत्र में पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? ब्लाडर कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं फूल मतलब फ्लावर देखते हैं। ठीक है, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। यह पुष्प प्रजनन में सहायक होते हैं। फूल का मुख्य काम फल का निर्माण करना है। फूलों का उत्पाद फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, पुष्प के चार भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। ठीक है, ठीक है, ये देख सकते हैं ये डायग्राम, ये स्टेमेन एंथर फिलामेंट। ठीक है, ये डायग्राम देख सकते हैं आप। देखते हैं जायांग। यह पुष्प का मादा जननांग होता है मतलब फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है। इसमें अंडाशय, ओवरी मतलब वर्तिका मतलब स्टाइल तथा वर्तिकाग्र मतलब स्टिग्मा पाया जाता है। ठीक है, देख सकते हैं। आप देखते हैं पुमंग। यह पुष्प का नर जननांग होता है। इसमें पुंकेसर मतलब फिलामेंट, परागकण मतलब पॉलीग्रेन तथा परागकोश मतलब एंथर आते हैं। ठीक है, देख सकते हैं डायग्राम। बाह्य दलपुंज। ठीक है, यह कली को रक्षा देने का कार्य करता है। इसका रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। यह फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। इसके इकाई को सिपल कहते हैं। दलपुंज यह रंगीन होता है, कीटों को परागकण के लिए आकर्षित करता है। इसकी इकाई पीटल होता है। रात में खिलने वाले फूलों की दलपुंज सफेद तथा सुगंधित होता है, जैसे रात रानी, चमेली इत्यादि। दिन में खिलने वाले फूलों का दलपुंज रंगीन तथा चमकीला होता है, जैसे गुलाब। पुष्पासन पुष्प का समस्त भाग पुष्पासन पर अवस्थित रहता है। परागकोश मतलब एंथर, इसके अंदर परागकण भरे होते हैं। परागकण निषेचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फूल खिलने के लिए फास्फोरस की जरूरत होती है। कूलर का फूल कभी खिलता नहीं है। ठीक है। परागन पॉलिनेशन, परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना परागन कहलाता है। स्वपरागन सेल्फ पॉलिनेशन, उसी फूल स्वयं से परागन हो तो क्या कहते हैं? जो फूल स्वयं से परागन हो तो क्या कहलाता है? स्वपरागन कहलाता है। ठीक है। पर परागन क्रॉस पॉलिनेशन,
जब परागण किसी दूसरे के माध्यम से होता है तो वो क्या पर परागण कहलाता है, ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। परागण जितना दूर से होगा फल उतना ही अच्छा होगा। स्वपरागण से अच्छा परागण होता है, ठीक है। परागण वर्तिकाग्र तक संपन्न हो जाता है। परागण वर्तिकाग्र तक संपन्न हो जाता है, ठीक है। परागण के विभिन्न विधियां हैं, मेथड्स ऑफ पॉलिनेशन, जैसे कीट के द्वारा परागण, वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण, ऋतु द्वारा परागण, चमगादड़ द्वारा परागण, ठीक है। अब देखते हैं रिमार्क में, देखते हैं कमल के फूल में परागण कीट द्वारा होता है। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया में परागण हाथी द्वारा होता है। सबसे छोटा फूल वोल्फिया में परागण हवा द्वारा होता है, ठीक है। निषेचन फर्टिलाइजेशन, परागण का अंडा से मिल जाना निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है। निषेचन के बाद फल का निर्माण आरंभ हो जाता है और परिपक्व अंडाशय ही फल का निर्माण कर लेते हैं। अंडाशय की बाहरी दीवार फल भित्ति छिलका का निर्माण कर देती है। अंडाशय के अंदर पहले से उपस्थित बीजांड मतलब ओव्यूल बीज का निर्माण करते हैं। देख सकते हैं डायग्राम। परागण के फलस्वरूप दो परागकण अंडाशय में पहुंचते हैं, जबकि अंडाशय में पहले से 3 अंडा रहता है, ठीक है। एक परागण एक अंडा में क्रिया कर युग्मनज मतलब जायगोट बना लेता है और यही युग्मनज मतलब भ्रूण एम्ब्रियो का निर्माण करते हैं और भ्रूण ही फल बन जाता है। अंडाशय में बचा हुआ 2 अंडा एक परागण से मिलकर भ्रूणकोश मतलब एंडोस्पर्म का निर्माण कर लेते हैं। यह भ्रूणकोश भ्रूण को भोजन देने का कार्य करता है। निषेचन की क्रिया के बाद फूल के सभी बाहरी अवयव झड़ कर गिरने लगते हैं। परागण को नर युग्मक मतलब मेल जीमेट तथा अंडा को मादा युग्मक मतलब फीमेल गैमेट कहते हैं। गैमेट अगुणित होता है अर्थात इसे हैप्लॉइड कहते हैं। युग्मनज मतलब जायगोट तथा भ्रूण मतलब एम्ब्रियो ये दोनों ही द्विगुणित मतलब डाइप्लोड होते हैं। भ्रूणकोश मतलब इंडोस्पर्म त्रिगुणित ट्राइपोड या 3N होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं फल मतलब फ्रूट्स। फल परिपक्व अंडाशय फल का निर्माण कर लेता है। फलों का अध्ययन कार्पोलॉजी या पोमोलॉजी कहलाता है। निषेचन के आधार पर फलों का प्रकार, एक सत्य फल ट्रू फ्रूट्स, असत्य फल फॉल्स फ्रूट, अनिषेच फल मतलब पार्थिनियो कार्पिक फ्रूट, ठीक है। देखते हैं सत्य फल मतलब ट्रू फ्रूट, वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में होता है उसे क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं, ठीक है। जैसे आम का, लीची का, जामुन का, ठीक है। असत्य फल वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में न होकर थैलेमस में होता है उसे असत्य फल कहते हैं, जैसे सेब का, नाशपाती का, ठीक है। इन फलों को कूट फल या आभासी फल भी कहते हैं, ठीक है। देखते हैं तीसरा अनिषेच फल, वैसा फल जिसमें निषेचन न हो परागण से ही फल बन जाए उसे क्या कहता है, निषेच फल कहते हैं, जैसे अंगूर का, केला का, ठीक है। आप देखते हैं निर्माण के आधार पर फलों का प्रकार, साधारण या सरल फल क्या होता है, सिंपल फ्रूट क्या होता है, जब एक फूल में एक फल का निर्माण होता है तो उसे साधारण फल कहते हैं, जैसे आम का, जामुन का, बादाम का, धान का, गेहूं का, ठीक है। समूह या संयुक्त फल, जब एक ही फूल से कई फल बन जाते हैं किंतु वे आपस में जुड़े रहते हैं तो उसे समूह या उस समूह को क्या कहते हैं, संयुक्त फल कहते हैं, जैसे रसबरी, शरीफा का, स्ट्रॉबेरी का, मदार का मतलब जैसे धतूरा कहते हैं, ठीक है। इसके अब देखते हैं संग्रथित फल, ठीक है, मल्टीपल फ्रूट, जब कभी फल के निर्माण में बाह्य दल पुंज, पुष्पासन, अंडाशय सभी भाग लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संग्रथित फल कहते हैं, जैसे कटहल का, अनानास का, शहतूत का, गुलड़ का इत्यादि का, ठीक है। फलों के भाग देखते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्रूट, फलों के आंतरिक भाग को फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं, ठीक है। ये 3 भागों में बटा होता है। पहला बाह्य फल भित्ति एपिकॉर्प, यह छिलका से सटा रहता है। दूसरा होता है मध्य फल भित्ति मीजोकॉर्प, यह फलों के सबसे बीच का भाग होता है। यह फलों के
सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है। ठीक है। तीसरा देखते हैं आंतरिक फल भित्ति इंडोकार्प, यह गुठली में सटा रहता है। ठीक है। सूखा फल ड्राई फ्रूट, वैसा फल जिसमें फल भित्ति की तीनों परतें अलग अलग नहीं रहती बल्कि एक से जुड़ी रहती, उन्हें ड्राई फ्रूट कहते हैं, जैसे मेवा। ठीक है। मांसल फल, वैसा फल जिसमें फल भित्ति की तीनों परतें अलग अलग स्पष्ट दिखती हों, मांसल फल कहलाता है। ठीक है। मांसल फल के उदाहरण क्या है, जैसे आम का, जामुन का। ठीक है। मांसल फलों को कई भागों में बांटते हैं, जैसे आष्ठिल, ब्लड ड्रम, वैसा फल जिसका मध्य फल भित्ति बहुत बड़ा हो अर्थात फल का बीज हो। ठीक है। जैसे आम का, जामुन का, बैर का इत्यादि का। ठीक है। देखते हैं बीज सीड्स। बीज पौधे की अगली पीढ़ी के लिए बीज का होना आवश्यक है। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज को रक्षा देने का कार्य फल करता है। बीज में छोटा छिद्र पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। ठीक है। इसी के माध्यम से बीज के अंदर पानी जाता है। बीज का बाहरी भाग टेस्टा कहलाता है तथा आंतरिक भाग जो है टिग्मा कहलाता है। ठीक है। बीज दो प्रकार के होते हैं। ठीक है। पहला एक बीज पत्री, दूसरा होता है द्विबीजपत्री। ठीक है। एक बीज पत्री, इनके बीज को खोलने पर एक ही अंश का पार्ट निकलता है। इनकी पत्तियों का सिरा विन्यास समांतर होता है तथा इनकी पत्तियां लंबी होती है, जैसे धान का, गेहूं का, केला का, मक्का का। ठीक है। और द्विबीजपत्री, इनके बीज को खोलने पर दो बराबर भागों में बट जाते हैं। इनका सिरा विन्यास जलिका बट होता है तथा पत्तियां छोटी होती है, जैसे चना का, आम का, जामुन का। ठीक है। देखते हैं बेरी, वैसा फल जिसका फल बीज पेपरी मतलब पतला या चिपचिपा हो, उसे बरी फल कहते हैं, जैसे अमरूद का, टमाटर का, तरबूज का, भिंडी का, कद्दू का। ठीक है। देखते हैं पॉम, इसमें असत्य फलों को रखा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल है सेब को, अनानास को। ठीक है। देखते हैं फलों का खाने वाला भाग, जैसे लीची का खाने वाला भाग जो होता है एरिल कहलाता है। अनार का खाने वाला भाग जो होता है टेस्टा, मतलब बीज का बाहरी भाग होता है। टमाटर या अमरूद के खाने वाला भाग क्या संपूर्ण फल होता है। सेब और नाशपाती के खाने वाला भाग पुष्पाशन होता है। नींबू, संतरा और मौसमी को खाने वाला जो भाग होता है जूसी हेयर मतलब रेशेदार रोम होता है। ठीक है। धान और नारियल का खाने वाला भाग होता है भ्रूणकोश होता है। ठीक है। आम और तरबूज के खाने वाला भाग जो होता है मध्य फल भित्ति होता है। अनानास और कटहल के खाने वाला भाग जो होता है पुष्पक्रम होता है। फूलगोभी के खाने वाला भाग जो होता है पुष्पक्रम होता है। ठीक है। आप देखते हैं बीज अंकुरन मतलब जर्मिनेशन। अंकुरन क्या होता है, बीजों को निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को अंकुरन कहते हैं। अंकुरन के लिए जिबरेलिन हार्मोन आवश्यक है। अंकुरन के लिए आवश्यक पदार्थ जल, तापमान, आर्द्रता, नमी, वायु। ठीक है। आर्द्रता मतलब नमी। ठीक है। ये सारे आवश्यक होते हैं अंकुरन के लिए। ठीक है। और पूछा जाएगा कभी ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आपका लाइट मतलब प्रकाश मतलब आवश्यक होता है अंकुरन के लिए, तो नहीं, अंकुरन के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। अंकुरन के लिए आवश्यक तत्व मिट्टी, प्रकाश, खनिज, खाद। ठीक है। ये तत्व है। ठीक है। नोट में देखते हैं बैगन, टमाटर, मिर्चा को अंकुरन के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है। ये याद रखिएगा बैगन। अब बोटनी का दूसरा चैप्टर देखते हैं पोषण मतलब न्यूट्रिएंट्स देखते हैं। ठीक है। बोटनी का पोषण, बीमारी से लड़ने तथा वृद्धि विकास के लिए आवश्यक तत्वों को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, एक बृहद पोषण होता है, एक क्या होता है सूक्ष्म पोषण, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है। बृहद पोषण इसकी आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है। तो कौन कौन से बृहद पोषण देख लेते हैं। ठीक है। इसका ट्रिक है चॉपकिंस। ठीक है। चॉपकिंस याद रख सकते हैं। ठीक है। क्या होता है, सी से होता है आपका कार्बन होता है, एस से हाइड्रोजन, ओ से ऑक्सीजन, पी से फॉस्फोरस। ठीक है। के से पोटेशियम, आई से हो गया, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है। इसको और एन से हो गया नाइट्रोजन हो गया, एस से सल्फर हो गया,
Ca से कैल्शियम हो गया, Mg से क्या मैग्नीशियम हो गया। ये सब क्या है आपके बृहद खनिज है, ठीक है, मैक्रो। पौधों को सर्वाधिक मात्रा में कार्बन की आवश्यकता होती है, ठीक है। फूल खिलने तथा बीज बनने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। वृद्धि तथा रोग से लड़ने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ले लेते हैं। यह क्रिया राइजोबियम नामक जीवाणु करता है, ठीक है। जीव द्रव्य का निर्माण सल्फर करता है, ठीक है। डीएनए तथा आरएनए में कैल्शियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। पौधों को आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। नारियल के पौधे को आयोडीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब देखते हैं सूक्ष्म, इसकी बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसका ट्रिक देखते हैं सूक्ष्म खनिज का। मन को जीत कल मत बोल फनी, ठीक है। एन से हो गया मैग्नीज हो गया, सीओ से कोबाल्ट हो गया, जेड एन से जिंक हो गया, सीएल से क्रोलिन हो गया, ठीक है। एमओ से मालबेडिनियम हो गया, ठीक है। बी से बोरोन हो गया, एफ ई से फेरस मतलब आयरन हो गया, एन आई से क्या होगा निकल हो गया, ठीक है। ये ट्रिक है आपका सूक्ष्म खनिज का, ठीक है। लंबाई वृद्धि के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। लोहा का प्रयोग खाद्य के रूप में नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं पादपों का आर्थिक महत्व। सिनकोना के छाल से कुनन प्राप्त किया जाता है, जिसमें मलेरिया की दवा बनती है। मुलेठी के जड़ से गला साफ करते हैं। ब्राह्मी के पत्ता के प्रयोग करने से स्मरण शक्ति या यादाश्त बढ़ती है, ठीक है। सर्पगंधा के जड़ से सांप काटने तथा हाई बीपी की दवा बनती है, ठीक है। नारियल की फल भित्ति से रस्सी बनती है। कपास की प्राप्ति बीज से होती है, इसे सफेद सोना कहते हैं। जूट मतलब पटसन की प्राप्ति छाल से होती है, इससे बोरा बनता है, इसे सुनहरा रेशा कहते हैं जूट को, ठीक है। लौंग की प्राप्ति पुष्पकली से होती है। हींग की प्राप्ति जड़ से होती है। दालचीनी की प्राप्ति छाल से होती है। अफीम, चरस, कोकीन, हशीश मतलब भांग, हीरोइन, ब्राउन शुगर, गांजा, मैरिजुआना, ये सभी मादक पदार्थ हैं, ठीक है। ये सभी क्या है मादक पदार्थ है। इसकी प्राप्ति जो था पत्ती से होती है, ठीक है, याद रखिएगा। कॉफी की प्राप्ति बीज से होती है, इसमें कैफीन क्षार पाया जाता है। चाय की प्राप्ति पत्ती से होती है, इसमें टैनिन तथा थीन क्षार पाया जाता है, ठीक है। भांग, तंबाकू, गांजा की प्राप्ति पत्तियों से होती है, इनमें निकोटीन पाया जाता है। गुलाब के तना से नए किस्म या नया पौधा को उगाना बडिंग कहलाता है, ठीक है। आप देखते हैं तीसरा चैप्टर देखते हैं हम लोग, पादप कुल या पादप रोग और पादप हार्मोन, ठीक है। बॉटनी का तीसरा चैप्टर देखते हैं हम लोग। पादप कुल मतलब प्लांट फैमिली, कुकुरबिटेसी। इसमें लत्तीदार सब्जी या पौधे को रखते हैं, जैसे नेनुआ, करेला, कद्दू, ठीक है। अब देखते हैं रूटेशी। इसमें नींबू कुल के खट्टे फलों को रखते हैं, ठीक है, जैसे नींबू, संतरा, मौसम्बी, ठीक है, रूटेशी में। अब मालवेसी कुल में रखते हैं, इसमें लाशा युक्त फल वाले पौधों को रखते हैं, जैसे भिंडी, कपास, अरहुल, बेल, ठीक है। अब देखते हैं सालनेसी कुल का। इसमें आलू, तंबाकू, धतूरा को रखते हैं, ठीक है। इसको काट कर बोने से नया फल बनता है, ठीक है। लिली एसी, इसमें रखते हैं लहसुन, प्याज को रखते हैं, ठीक है। ग्रेमेनी कुल में इसे मोटे अनाज को रखते हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का इत्यादि, ठीक है। कुशी फेरो में सरसों को रखते हैं। लेल्यू मिनेसी कुल में रखते हैं दलहनी फसल को रखते हैं, ठीक है। और मोरासिया कुल में जो है कटहल को रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग पादप जगत देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं पादप जगत, ठीक है। पादप जगत दो प्रकार का, एक होता है अपुष्पोद्भिद और दूसरा होता है पुष्पोद्भिद, ठीक है। अपुष्पोद्भिद में होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, साइडोफाइटा होता है, ठीक है। अपुष्पोद्भिद में होता है आवृत बीजीय और अनावृत बीजीय, ठीक है। और थैलोफाइटा में होता है आपका कवक होता है, शैवाल होता है, लाइकेन होता है, जीवाणु होता है, ठीक है, थैरोफाइटा में, ठीक है। और आवृत बीजी दो प्रकार का होता है, एक बीज पत्री होता है, दूसरा होता है द्विबीज पत्री होता है, ठीक है। ये चार्ट आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आप देखते हैं, एक करके देखते हैं हम लोग। अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगेमी, इन पौधों में कभी भी फल फूल नहीं उगता है। ये छोटे आकार के पौधे होते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटते हैं, ठीक है। पहला थैलोफाइटा, यह पादप जगत के सबसे बड़ा समूह है, ठीक है, थैलोफाइटा। इसमें जड़, तना तथा पत्ती का विभाजन नहीं दिखता है। इनका शरीर सुखाए फूला हुआ होता है। इसे 4 भाग में बांटते हैं, ठीक है। पहला कवक मतलब फंगी, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। यह आर्द्रता मतलब नमी वाले क्षेत्र में उगते हैं जहां प्रकाश कम रहता है, ठीक है। कवक में इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण ये हरा नहीं होते और भोजन नहीं बना पाते, ठीक है। ये भोजन के लिए सड़े गले चीजों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतोपजीवी कहते हैं कवक को, ठीक है। कवक कई प्रकार के होते हैं, जैसे मशरूम, पेनिसिलियम, ईस्ट, ठीक है। सभी जीवों में सर्वाधिक प्रोटीन मशरूम में 80% पाया जाता है। विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक को निकाला था। ईस्ट का प्रयोग बेकरी मतलब बिस्कुट उद्योग में करते हैं, ठीक है। ईस्ट किण्वन की क्रिया करता है, ठीक है। फर्मेंटेशन की क्रिया करता है ईस्ट, ठीक है। किण्वन मतलब फर्मेंटेशन। जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौग पदार्थ में अपघटित मतलब तोड़ना किण्वन कहलाता है। शर्करा के किण्वन में ईस्ट मतलब खमीर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं C12H22O11 H2O से ईस्ट से करते हैं तो C6H12O6 H12O6 प्लस C6, ठीक है। C6H12O6 से जब करते हैं ईस्ट मतलब जाइमेज से तो 2C2H5OH प्लस 2CO निकलता है, ठीक है। इससे इथाइल अल्कोहल जो शराब बनती है, ठीक। इनवर्टेज मतलब एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देता है, ठीक है। नोट में याद रखिएगा, मिथाइल अल्कोहल को जहरीली शराब कहते हैं, ठीक है। इसे पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होता है। यह सुक्रोज से 17 गुना अधिक मीठा होता है, ठीक है। फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है। चीनी को टेबल चीनी भी कहते हैं, इसमें सुक्रोज पाया जाता है। नोट में देखते हैं, सेक्रिन एक नन शुगर कार्बनिक पदार्थ है। यह शर्करा से 500 गुना मीठा होता है। इसका प्रयोग आइसक्रीम उद्योग में करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग एल्गी मतलब शैवाल। शैवाल का अध्ययन जो फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल जो आर्द्र मतलब नमी वाले स्थान पर प्रकाशित क्षेत्र में निकलते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण इनका रंग हरा होता है और ये भोजन बना सकते हैं, अतः यह स्वपोषी होते हैं। शैवाल भोजन को मंड मतलब स्टार्च के रूप में ग्रहण करते हैं। शैवालों का हरा रंग अल्फा फाइको एरिथ्रियम के कारण होता है। शैवालों का भूरा रंग अल्फा फाइको जेंथियम के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम एटिथ्रियम के कारण होता है, ठीक है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुओं के शरीर पर उगता है। सारगेसो नामक शैवाल 200 मीटर लंबा होता है। भूरे शैवाल का प्रयोग चारा के रूप में करते हैं। नील हरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। लेमिनेरिया नामक शैवाल से समुद्री आयोडीन प्राप्त करते हैं। कोलोरेला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने यान में ले जाते हैं। इससे उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन तथा ऑक्सीजन मिलता रहता है, ठीक है। आप देखते हैं लाइकेन, जिसे शैवाल एवं कवक के बीच की कड़ी कहते हैं लाइकेन को। लाइकेन मूल रूप से नीला होता है, किंतु जब प्रदूषण बढ़ता है और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन का रंग नीला से सफेद हो जाता है। अतः लाइकेन वायु प्रदूषण का क्या सूचक है, ठीक है। ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस की प्राप्ति होती है। लिटमस मूल रूप से नीला होता है। जब नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डालते हैं तो वो अम्ल हो जाता है, ठीक है। तो वो लाल हो जाता है, ठीक है। जब लाल लिटमस पेपर पर क्षार डालते हैं तो वह नीला हो जाता है।
आर्चिल नामक लाइकेन से नीला रंग बनाया जाता है। परमिलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा बनती है। इंडोकार नामक लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। असीमिया नामक लाइकेन से डीपीटी का ट्रिपल वैक्सीन बनाते हैं। ठीक है, डीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? डीपीटी का फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनेस। ठीक है, डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। ठीक है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। जीवाणु की खोज एंटी वॉन लीवनहॉक ने किया, अतः इन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, जीवाणु का नामकरण क्या था? एहरेनबर्ग ने किया था। ठीक है, जीवाणु मानव के मित्र तथा शत्रु दोनों होते हैं। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक का अभाव पाया जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण साइनो बैक्टीरिया ने किया था। बैक्टीरिया द्वारा चमड़ा उद्योग में चमड़ा को साफ किया जाता है, इसे टैनिंग कहते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसल के जड़ में होते हैं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। ठीक है, एजोबैक्टर नामक जीवाणु धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। नास्टा तथा एनाबीना नामक जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन का कार्य करते हैं। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। दूध का पाश्चुरीकरण, दूध को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं। इसकी खोज लुईस पाश्चर ने किया था। यह 2 विधियों द्वारा होता है। एक होता है लो टेम्परेचर होल्डिंग, दूसरा होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, लो टेम्परेचर होल्डिंग में क्या होता है? दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। ठीक है, और हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम में क्या होता है? दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया का आकार, बैरिलस इसका आकार सूर्य के समान होता है। ठीक है, कोकम इसका आकार गोल होता है। क्रोमा मतलब विब्रियो इसका आकार अंग्रेजी के कोमा के समान होता है। ठीक है, स्पाइरल इसका आकार स्प्रिंग या स्क्रू के समान होता है। ब्रायोफाइटा इन्हें उभयचर पौधा भी कहते हैं क्योंकि यह जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं। इसमें जेमाकप द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, ये मृदा अपरदन को रोकते हैं। इनमें जायलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर उगने वाला पहला पौधा मॉस मतलब काई था। इसे वनस्पति जगत का पुरोगामी मतलब रास्ता दिखाने वाला कहते हैं। स्फेगनम नामक काई ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। यह अपने भार का लगभग 18 गुना पानी सोख सकता है। इसका प्रयोग माली पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने में करता है। इसका प्रयोग प्रतिरक्षी मतलब एंटीबायोटिक तथा ईंधन के रूप में भी किया जाता है। देखते हैं टेरिडोफाइटा, इसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है किंतु बीज नहीं पाए जाते हैं। एजोला तथा एक्विस्टेस प्रमुख टेरिडोफाइटा है। एजोला नाइट्रोजन विश्लेषण या स्थिरीकरण का कार्य करता है। एक्विस्टेस से सोना मतलब गोल्ड की प्राप्ति होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदल देना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ठीक है, तत्व द्वारा मोलबेडिनियम, जीवाणु द्वारा होता है राइजोबियम। ठीक है, और मुक्त जीवीय जीवाणु द्वारा होता है एजेटोबैक्टर। जैव उर्वरक के द्वारा होता है एजोला तथा जलीय फर्न। ठीक है, टेरिडोफाइटा। नील हरी शैवाल के द्वारा होता है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं पुष्पोद्भिद फेनोग्राम। ये पौधे बहुत बड़े होते हैं। इनमें फल फूल तथा पत्ती लगते हैं। इन्हें 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, 2 भाग कौन कौन सा? एक अनावृत बीजी, दूसरा क्या? पहला अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म। ये पौधे पर्वतीय ढाल पर उगते हैं। इनके बीज के बाहर फल का आवरण नहीं होता है। ये पौधे आकार में बड़े होते हैं। इसका फूल एक लिंगी होता है अर्थात पुमंग एवं जायांग 2 अलग अलग फूल में पाया जाता है। ठीक है, इसका ट्रिक क्या है? जाली सांस को चीर दो। ठीक है, जैसे जेमिया, ससोसाइकस, सिकोया, चीर, देवदार। ठीक है, अनावृत बीजी पौधे के उदाहरण है। ठीक है, अब देखते हैं एक एक करके। जेमिया ये सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है। साइकस इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस के स्टार्च से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। सिकोया ये अत्यधिक विशाल होता है। चीर
चीड़ को जंगल का आतंक कहते हैं क्योंकि इसमें आग सबसे तेजी से पकड़ते हैं। चीड़ के पौधे से ताड़पत्री का तेल प्राप्त करते हैं जिससे पेट में मिलाया जाता है, ठीक है, जिससे पेट में मिलाया जाता है। चीड़ के पौधे से ही चिलगोजा की प्राप्ति होती है जिसे ड्राई फ्रूट या मेवा कहते हैं। आवृत बीजी मतलब एंजियोस्पर्म, इनके बीज के बाहर फल के आवरण पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक बीज पत्री मतलब मोनोकोट, इनके बीच में केवल एक पत्र होते हैं, अर्थात इनके बीज को दो बराबर भागों में सरलता से नहीं बांट सकते हैं। इनकी पत्तियां समानांतर होती हैं, जैसे धान का, केला का, गेहूं का, ठीक है। दूसरा है द्विबीजपत्री मतलब डाइकोट, इनके बीज में दो पत्र पाए जाते हैं, अर्थात इनका बीज दो बराबर भागों में सरलता से बट जाते हैं। इनकी पत्तियां जालिकावट होती हैं, आम का, जामुन का, मूंगफली का, चना का इत्यादि का, ठीक है। अब देखते हैं पादप रोग, प्लांट डिजीज। पादप रोग, पादपों में होने वाले अनियमित विकार को पादप रोग कहते हैं। पादपों में अधिकतर बीमारियां कवक के द्वारा होती है। पोषक पदार्थ की कमी से भी पादपों में रोग हो जाते हैं। जस्ता की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं देखते हैं, ठीक है। धान में खैरा रोग जो जस्ता की कमी से होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जो होता है जस्ता की कमी से होता है, ठीक है। मक्का में व्हाइट बड रोग जो होता है जस्ता की कमी से होता है, ठीक है। अब बोरोन की कमी से होने वाले रोग, फूल गोभी का भूरा रंग बोरोन की कमी से होता है। आंवले का निक्रोसिस रोग जो है बोरोन की कमी से होता है। चुकंदर का हालो हार्ट रोग जो होता है आपका बोरोन की कमी से होता है, ठीक है। और तांबा, नींबू का काला पड़ जाना जो होता है तांबा की कमी से होता है, ठीक है। मैग्नीज की कमी से जो होता है सलजम में वाटर कॉर तथा मटर में मांस रोग होता है मैग्नीज की कमी से, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से जो होता है आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है। पोटेशियम की कमी से जो होता है लीची की पत्ती का जल जाना होता है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से जो होता है गाजर में कोटट स्पॉट होता है, ठीक है। विषाणु से होने वाला रोग देखते हैं। हरी मानहीनता या रंग परिवर्तन यह वायरस द्वारा होता है। इसमें पत्तियों का रंग पीला या सफेद पड़ जाता है, ठीक है। देखते हैं मौजक रोग, यह वायरस द्वारा होता है। इसमें पत्तियां सिकुड़ कर सड़ जाती है। तंबाकू मौजक रोग से पत्तियां जल जाती है। अब है बंकी टाइप ऑफ बनाना, इसमें केले का पौधा छोटा हो जाता है। आलू मौजक, इसमें आलू के पत्तियों पर चितकबरा दाग हो जाता है। अब देखते हैं जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग, गेहूं का टुंडू रोग, इसमें पत्तियां पूरी तरह मुरझा जाती है। देखते हैं साइट्रस केकर, इसमें नींबू का रंग बदल जाता है, ठीक है। आलू का सैथिल रोग, सैथिल आलू को खाने से बाल झड़ता है। इसमें आलू का तना मतलब आलू में गोल गोल रिंग बन जाता है। धान का अंगमारी रोग, इसमें धान की पत्तियों पर पीला हरा दाग बन जाता है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, इसमें कपास की पत्तियां भूरी हो जाती है और कपास का बीज पूरी तरह से खुल नहीं पाता है। अब देखते हैं पादप हार्मोन, ठीक है, प्लांट हार्मोन। पादप हार्मोन ये प्रोटीन के बने होते हैं तथा उत्तेजना पैदा करते हैं। पादप हार्मोन को फोटो हार्मोन भी कहते हैं। पादप हार्मोन दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है वृद्धि प्रवर्धक, दूसरा होता है वृद्धि रोधी, ठीक है। तो देखिए वृद्धि प्रवर्धक में कौन सा होता है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, टाउमेटोन और क्या फ्लोरिजेंस, ठीक है। और वृद्धि रोधी में क्या होता है, एबिसिसिक अम्ल, ठीक है, और एथिलीन, ठीक है। वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन, यह हार्मोन वृद्धि में सहायक है, ठीक है, जैसे ऑक्सिन हार्मोन, ठीक है। इस हार्मोन की खोज सन 1980 ईस्वी में डार्विन ने किया था। यह वृद्धि में सहायक है। यह पौधों के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह पौधे को मोटा होने से रोक देता है, जिस कारण माली पौधों का ऊपरी भाग काट देता है। यह प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वाकर्षण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। यह खर पतवार को नष्ट करता है। पत्ती तथा फल को समय से पहले गिरने से रोकता है, ठीक है। ऑक्सिन देखते हैं दूसरा जिब्रेलिन हार्मोन,
इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। यह मुख्य हार्मोन है। यह वृद्धि को नियंत्रित करता है, अंकुरन तथा फलों के निर्माण में सहायक है। ठीक है। आगे तीसरा साइटोकाइनिन हार्मोन। इसका खोज मिलर ने 1985 ईस्वी में की थी, परंतु नामकरण लिथाम ने किया। यह कोशिका विभाजन करता है और अंगों का निर्माण करता है। यह प्रोटीन तथा आरएनए के संश्लेषण करता है। ठीक है। देखते हैं चौथा, टाइमेटोटिन हार्मोन। यह पौधों का घाव भरता है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। ठीक है। पांचवा देते हैं फ्लोरिजेंस हार्मोन। ये पत्ती में बनता है लेकिन फूलों को खिलाता है। इसे फ्लावरिंग हार्मोन कहते हैं। ठीक है। वृद्धि रोधी हार्मोन। यह हार्मोन वृद्धि को रोकता है। जैसे क्या, जैसे देखिए एब्सिसिक एसिड। ठीक है। यह वृद्धि रोधी है तथा वाष्पोत्सर्जन करता है। यह फल अंकुरन तथा कोशिका विभाजन नहीं होने देता। ठीक है। दूसरा एथिलीन C2H4। यह फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है किंतु पेड़ के पौधे वृद्धि को रोक देता है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 1962 में बर्ग ने हार्मोन को प्रमाणित किया था। ठीक है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, C2H2। एसिटिलीन की प्राप्ति कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराने से होती है। ठीक है। इससे CaC2 मतलब कैल्शियम कार्बाइड का जल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एसिटिलीन गैस मिलता है। ठीक है। खरपतवार वीड। खेत में उगने वाले अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। ये खेत के सभी पोषक पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं। इससे फसल की पैदावार घट जाती है। अब देखते हैं खरपतवार नाशी। वैसी दवा जो खरपतवार को खत्म कर देती है खरपतवार नाशी कहलाता है। ठीक है। जैसे सिमाजीन, एट्राजीन, क्योटा क्लोर 2,4-D। ठीक है। 2,4-D डाइक्लोरोफिनोल एसिटिक अम्ल। अब देखते हैं चौथा चैप्टर, देखते हैं वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। वाष्पोत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। वाष्पोत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन। पत्तियों के स्टोमेटा मतलब रंध्र द्वारा जल को वाष्प बनाकर उड़ा देना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन में जल हानि की क्रिया को दर्शाता है। जल को बचाए रखने के लिए गर्मी के दिनों में पौधे अपना पत्तियां गिरा देती है। जल को बचाए रखने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों की पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं। जहां पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहां वाष्पोत्सर्जन अधिक होता है और बादल अधिक बनते हैं जिससे वर्षा अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन को फोटोमीटर द्वारा मापते हैं। ठीक है। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस। हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि कार्बनिक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए फलस्वरूप जल के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण जो है लाल रंग में होता है, फिर नीला रंग में, फिर होता है बैगनी रंग में होता है। ठीक है। शेष रंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। रात के समय तथा कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का विनिमय स्टोमेटा द्वारा होता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है जबकि हाइड्रोजन मतलब जल का उपचयन होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीडेशन मतलब अपचयन तथा रिडॉक्शन मतलब उपचयन दोनों है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होता है। प्रकाश संश्लेषण शोषण से 7 गुना तेज होता है। ठीक है। क्लोरोफिल कई प्रकार का होता है, क्लोरोफिल A, B, C, D, किंतु प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल A में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण का दर शुरू में बढ़ता है किंतु जब सांद्रता अधिक हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। आर्द्रता मतलब नमी तथा प्रकाश संश्लेषण में उल्टा संबंध होता है। ठीक है। देख सकते हैं फॉर्मूला।
ठीक है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12H2O मतलब जल क्लोरोफिल से जब अभिक्रिया जो करते हैं सूर्य के प्रकाश में तो क्या बनता है C8H12O6 बनता है प्लस 6H2O प्लस 6O2 बनता है। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट भाग देता है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होता है जिसके अंदर एक गाढ़ा द्रव्य भरा होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर स्तंभ की आकृति होती है जिसे क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ठीक है। ग्रेना छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बनता है जिसे थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। देख सकते हैं इसका डायग्राम। देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। ठीक है। जैसे हिल रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। ठीक है। जैसे लाइट रिएक्शन और ब्लैक रिएक्शन। ठीक है। लाइट रिएक्शन इसे वैज्ञानिक हिल ने खोजा था। यह प्रकाश में ही संपन्न होता है। जब सूर्य प्रकाश ग्राना पर पड़ता है तो थैलोफाइटा होते हुए मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं जिससे कि एटीपी का निर्माण होता है। इसके बाद जल अपघटन होता है और हाइड्रोजन मुक्त होता है और NADP बनता है। यह NADP हाइड्रोजन का ग्राही होता है और NADPH2 बना लेता है। इस प्रकार हिल रिएक्शन पूरा हो जाता है। ठीक है। देखते हैं डार्क रिएक्शन। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह हिल रिएक्शन के होने के बाद होता है। यह स्ट्रोमा में संपन्न होता है। हिल रिएक्शन के फलस्वरूप बना हुआ एटीपी तथा NADP हाइड्रोजन मतलब स्ट्रोमा में आता है। स्ट्रोमा में RUDP का निर्माण होता है। यह RUDP वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है। इस क्रिया के बाद ऑक्सीजन बाहर आ जाता है। अंदर गया कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देते हैं। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है। जब गौण उत्पाद मतलब सेकेंडरी मतलब ऑक्सीजन होता है। ठीक है। ATP का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। NADP फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक, फॉस्फेट। ठीक है। निकोटीनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है। RUDP का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोल्यूस डाइफॉस्फेट। ठीक है। अब देखते हैं पांचवा चैप्टर देखते हैं हम लोग देखते हैं पादप उत्तक। ठीक है। उत्तक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। ठीक है। उत्तक दो तरह का विभाजोत्तक उत्तक होता है, एक होता है स्थायी उत्तक होता है। ठीक है। इसको विभाजोत्तक क्या कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू कहते हैं और स्थायी उत्तक क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो देखिए विभाजोत्तक मतलब कितने प्रकार, 3 प्रकार होता है, शीर्ष विभाजोत्तक, पार्श्व विभाजोत्तक और होता है अंतर्वेशी विभाजोत्तक। ठीक है। और आपका स्थायी उत्तक 2 प्रकार होता है, सरल अस्थायी उत्तक और दूसरा जटिल अस्थायी उत्तक होता है। ठीक है। सरल अस्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं, मृदुतक मतलब पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और क्या होता है स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। मृदुतक अस्थायी उत्तक। ठीक है। और स्थूल कोण और दृढ़ कोण। ठीक है। और जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स अस्थायी उत्तक होता है 2 प्रकार का, जाइलम और क्या होता है फ्लोएम होता है। ठीक है। ये चार्ट आप याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इससे कई सवाल बनते हैं। विभाजोत्तक मतलब मेरिस्मेटिक टिश्यू, इनमें विभाजन की क्रिया निरंतर चलती रहती है जिस कारण पेड़ पौधे जीवन भर वृद्धि करते हैं। पादप ऊपर या नीचे की ओर विकास करते हैं। बीच का भाग केवल चौड़ा होता है। शीर्ष विभाजोत्तक एपिकल मेरिस्टम, यह पेड़ पौधों को ऊपर की ओर ले जाता है। ठीक है। पार्श्व विभाजोत्तक लेटरल मेरिस्मेटम, यह पेड़ पौधों को चौड़ा करता है। ठीक है। अंतर्वेशी विभाजोत्तक, यह छोटे घास में पाया जाता है। यह सतत न होकर कुछ दूरी पर होता है जिस कारण जानवर जब से खा लेते हैं तो यह पुनः निकल जाता है। ठीक है। अब देखते हैं अस्थायी उत्तक, परमानेंट टिश्यू,
इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी रहती है। ठीक है, अस्थायी ऊतक में। अस्थायी ऊतक देखिए, कोनो मृदुतक ऊतक, इन्हें पौधों का छाल बनता है। ठीक है, और दूसरा स्थूलकोण ऊतक, इससे फल तथा पत्तियों का वृंत बनता है। ठीक है, तीसरा दृढ़ ऊतक, यह बहुत ही कठोर होता है, इससे नारियल, बेल, कसेली इत्यादि का बाहरी खोल बनता है। ठीक है, अब देखते हैं जाइलम। यह तना के अंदर पाया जाता है, इसे दारू भी कहते हैं। ठीक है, यह जल तथा खनिज इत्यादि का अवशोषण करके पत्तियों तक पहुंचाता है। ठीक है, जाइलम मतलब तना पर बने वलय को गिनकर आयु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, एक वलय 10 वर्ष की आयु के बाद बनता है। वलय को कैम्बियम भी कहते हैं। ठीक है, कैम्बियम भी कहते हैं। ठीक है, फ्लोएम क्या होता है? यह पत्तियों द्वारा पकाए गए भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, जाइलम तथा फ्लोएम को संवहनी ऊतक कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग आनुवांशिकी। ठीक है, प्लांट जेनेटिक्स। वंशानुगत गुणों को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकी के जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। ठीक है, इन्होंने गैमेट शुद्धता का सिद्धांत दिया। जेनेटिक शब्द वाटसन ने दिया था, जीन शब्द जोहानसन ने दिया था। कृत्रिम जीन संश्लेषण, निर्माण तथा जीन को आइसोलेट मतलब पृथक करने का कार्य हरगोविंद खुराना ने किया था। ठीक है, आधुनिक आनुवांशिकी जनक जो है टीएच मॉर्गन को कहते हैं। मेंडल का प्रयोग, मेंडल अपने प्रयोग में उद्यान मटर मतलब पायसम सैटिवम की 7 जोड़ी विषम प्रजाति के लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग इसलिए किया क्योंकि इसका जीवन काल तथा आकार छोटा होता है, साथ ही इसकी कई प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, जीनोटाइप, वैसे लक्षण जो बाहर से देखने पर समझ में नहीं आते हैं बल्कि इनके जीन में अंतर होता है। ठीक है, वो जीनोटाइप कहलाता है। अब फिनोटाइप, वैसे लक्षण जिसे बाहर से देखकर समझा जा सके फिनोटाइप कहलाते हैं क्योंकि ये लक्षण शरीर पर दिखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डोमिनेंट मतलब प्रभाविकता का सिद्धांत। जब दो प्रजातियों को आपस में संकर मतलब क्रॉस कराया जाता है तो अधिक शक्तिशाली जीन कमजोर जीन पर अपना प्रभाव जमा लेता है। ठीक है, देखते हैं मेंडल का एकल संकरण प्रयोग। इसमें मेंडल ने एक लंबा तथा एक बौने पौधे का क्रॉस कराया। ठीक है, इसे देख सकते हैं, ये टॉल डबल टी टॉल, ये स्मॉल डबल टी क्या शॉर्ट। ठीक है, दोनों क्रॉस कराया तो क्या हुआ, एक का जो है कैपिटल में इधर आ गया, एक का स्मॉल का इधर आ गया। ठीक, क्रॉस करने पे। ठीक है, देख सकते हैं, इसे टी टी लंबा था वह शुद्ध। ठीक है, लंबा अशुद्ध। ठीक ठीक है, ये लंबा अशुद्ध है क्या, बौना शुद्ध। ठीक है, फिनोटाइप जैसे लंबा बौना 3:1। जीनोटाइप शुद्ध लंबा अशुद्ध बौना। ठीक है, 1:2:1। ठीक है, मेंडल का फिनोटाइप प्रभाविकता के सिद्धांत को दर्शाता है। शक्तिशाली जीन अपना 75% प्रभाव को दर्शा देता है। मेंडल का जीनोटाइप का सिद्धांत पृथक्करण को दर्शाता है जो 1:2:1 में होता है, अर्थात 25%, 50%, 25% के अनुपात में होता है। ठीक है, मेंडल का द्विसंकरण प्रयोग, मेंडल ने द्विसंकरण के लिए पहले गोल तथा पीले पौधे को क्रॉस कराया और उससे प्रजाति को बनाया। इसके बाद मेंडल ने एक चपटा तथा एक हरे पौधे को क्रॉस कराया, एक प्रजाति को बनाया। ठीक है, अब इन दोनों नई प्रजाति को आपस में क्रॉस कराया जिसे द्विसंकर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, द्विसंकर कहते हैं। ठीक है, गोल पीला और चपटा हरा। ठीक है, देख सकते हैं, ये देखिए, मतलब ये डायग्राम आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूछा जाता है, ये देख लीजिएगा, इसको वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, एक आपको यहाँ दे देते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिए इस चार्ट को, इससे काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है।
देख सकते हैं। अब देखते हैं मेंडल का तीसरा नियम देखते हैं, ठीक है। यह स्वतंत्र आयु का नियम मतलब फ्री इंसॉर्टमेंट थ्योरी, इसके अनुसार जब दो प्रजातियों को क्रॉस कराया जाता है तो उनके जीन एक दूसरे में जाते हैं किंतु वे एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं, ठीक है। मेंडल का प्रयोग जो है लैंगिक जनन पर आधारित था, ठीक है। मेंडल ने पौधे के 7 पेयर भिन्न गुणों को आपस में क्रॉस कराया था, ठीक है। बीज की आकृति गोल तथा झुर्रीदार, बीज का रंग पीला तथा हरा, फूल का रंग लाल तथा सफेद, कली की आकृति फूला तथा चपटा, कली का रंग हरा तथा पीला, पौधों की लंबाई लंबा तथा बौना, फूल की स्थिति जो है किनारे तथा ऊपर में। एक जीन दूसरे जीन से जुड़े रहते हैं जिन्हें आनुवांशिकी कड़ी कहते हैं, ठीक है, या लिंकेज कहते हैं। अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं जैव विकास। बॉटनी का अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं जैव विकास, इवोल्यूशन, ठीक है। इसके अंतर्गत जीवों के प्रारंभिक विकास का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैव विकास के अंदर पहला समजात अंग मतलब होमोलोगस ऑर्गन, वैसे अंश जिनकी उत्पत्ति समान रहती है किंतु वे अलग अलग कार्य को करते हैं वो समजात अंग कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मानव का हाथ, बाघ का हाथ, चमगादड़ के पैर और मछली का फ्लैपर, ठीक है। ये सब क्या है आपके समजात अंग के उदाहरण है, ठीक है। इन सभी की उत्पत्ति शरीर के अगले भाग से हुई है। इनमें प्रारंभ में एक हड्डी तथा बाद में पंजे की आकृति बनती है किंतु ये सभी अलग अलग कार्य को करते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं समरूप अंग। इन अंगों की उत्पत्ति भिन्न होती है किंतु ये एक समान कार्य करते हैं। जैसे कीट में 4 पैर जबकि पक्षी में 2 पैर होते हैं किंतु ये दोनों ही पंखों से उड़ते हैं जबकि संरचना क्या है भिन्न होती है, ठीक है। अब देखते हैं अगला, अब तीसरा देखते हैं हम लोग अवशेषी अंग, ठीक है। वैसे अंग जो शरीर में होते हैं किंतु काम नहीं करते हैं वे क्या कहलाते हैं, अवशेषी अंग कहलाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या लगभग 100 होती है, ठीक है। जैसे कान का पिन्ना, ठीक है, जैसे कर्ण पल्लव, अपेंडिक्स, शरीर के बाल, ठीक है, ये सारे क्या आपके अवशेषी अंग है, ठीक है। अब देखते हैं लेमार्क का सिद्धांत। इन्होंने उपार्जित अंगों का सिद्धांत दिया और कहा कि जिस अंग का प्रयोग हम अधिक करते हैं अगली पीढ़ी में वो अंग थोड़े बड़े आकार का उत्पन्न होता है जबकि किसी अंग का प्रयोग न करने पर वह अगली पीढ़ी में छोटा हो जाता है, ठीक है। ये किन्होंने कहा था, ये लेमार्क बात का सिद्धांत है, ठीक है। ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेमार्क, ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, फिलोसॉफिक जूलॉजिका, ठीक है। लेमार्क ने निम्न सिद्धांत दिए हैं। वातावरण का सीधा प्रभाव, अनुकूलन की प्रवृत्ति, एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग, जिराफ की गर्दन तथा सांप के पैर, उपार्जित लक्षणों का वंशागति, जिराफ की गर्दन तथा सांप के पैर, ठीक है, वातावरण का स्वभाव, अनुकूलन, अंग, उपार्जित, ठीक है। अब देखते हैं बीजमैन का सिद्धांत। इन्होंने लेमार्क के सिद्धांत को काट दिया। इन्होंने चूहों की 21 पीढ़ियों के पूंछ को काट दिया। इसके बाद भी 22वीं पीढ़ी में उतने ही आकार की पूंछ पाया गया, ठीक है। डार्विन का सिद्धांत। इन्होंने प्राकृतिक चयन मतलब नेचुरल सिलेक्शन या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जीव जंतु स्वयं को प्राकृतिक के अनुसार ढाल लेते हैं, ठीक है, अतः ये स्वयं को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डार्विन सिद्धांत। डार्विन ने बोगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया। इन्होंने पक्षियों की भाषा का सिद्धांत दिया। इसे क्या कहते हैं, डार्विन फिंच कहते हैं, ठीक है। देखिए संतान, संघर्ष, ठीक है, सजातीय, अंतरजातीय और वातावरण, ठीक है, योग्यतम और वातावरण से अनुकूलन। ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, ठीक है, डार्विन। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज मतलब नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, ठीक है। जीवों में संतान की उत्पत्ति का अपार संभावना होती है किंतु बहुत ही कम जीवित बचते हैं। अब देखते हैं जीवन के लिए संघर्ष।
सजातीय संघर्ष, अंतरजातीय संघर्ष और वातावरणीय संघर्ष। ठीक है, देखते हैं सजातीय संघर्ष, जैसे शेर, बाघ, सांप, कोबरा, मछली, शार्क और वनस्पति। अंतरजातीय संघर्ष में देखते हैं गाय, मगरमच्छ, मानव, पक्षी। और वातावरणीय संघर्ष में देखते हैं भूकंप, गर्मी, बर्फ, सुनामी, बाढ़। ठीक है, अब देखते हैं योगतम की उत्तरजीविता। जीवन संघर्ष में वही जीवित रहता है जो स्वयं के वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। ठीक है, अब देखते हैं नव डार्विनवाद। इसके अनुसार नई जाति में परिवर्तन अचानक होता है। यह सिद्धांत उत्परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, अब देखते हैं ह्यूगो डी ब्रिज का सिद्धांत। इन्होंने उत्परिवर्तन मतलब म्यूटेशन का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि किसी जीव में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि वह अपने मूल नस्ल से पूरी तरह से भिन्न दिखने लगती है, जिससे कि एक अलग जाति का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं अगला हम लोग देखते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक है, फूड चेन। जैविक घटक, जैविक घटकों के आपसी संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें उत्पाद, उपभोक्ता तथा अवघटक आते हैं। ठीक है, उत्पाद मतलब प्रोड्यूसर, ये स्वपोषी होते हैं और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं। इसके अंतर्गत हरे पेड़ पौधे को रखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर। ये अपना भोजन नहीं बना सकते, अर्थात ये क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। उपभोक्ता जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, जैसे बकरी, गाय, चूहा। ठीक है, दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, ये सर्वाहारी होते हैं, अर्थात ये मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली। ठीक है, तीसरा होता है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, ये प्रबल मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, बाघ। ठीक है, अब देखते हैं अब घटक क्या होता है, मतलब डिकम्पोजर क्या होता है। ये उपभोक्ताओं के मृत शरीर को खाते हैं, अर्थात मृतोपजीवी होते हैं। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे चील, गिद्ध, कौवा, जीवाणु। ठीक है, देखिए ये फूड चेन है। ठीक है, देख सकते हैं ये मतलब प्रोड्यूसर क्या होता है, घास क्या है आपका, प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये ग्रास ऊपर घास को खाता है। ठीक है, ये क्या आपका प्राइमरी कंज्यूमर है। ठीक है, और ग्रास ऊपर कौन खाता है, बर्ड खाता है। ठीक है, ये क्या आपका बर्ड क्या आपका सेकेंडरी कंज्यूमर है। ठीक है, और बर्ड को कौन खाता है, स्नेक मतलब सांप खाता है। ये क्या आपका टर्सरी कंज्यूमर है। ठीक है, और सांप को कौन खाता है, उल्लू खाता है। ये क्या आपका एपेक्स प्रीडेटर है। ठीक है, और ये क्या आपका डिकम्पोजर। अब देखते हैं स्थलीय परितंत्र का पिरामिड सीधा होता है। ठीक है, याद रखिएगा स्थलीय परितंत्र का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। जैसे अब घटक, उपभोक्ता, उत्पाद। ठीक है, मरुस्थलीय तथा सागरीय क्षेत्र का पिरामिड कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। स्थलीय परितंत्र का पूछेगा पिरामिड कैसा होता है तो आपका वो क्या होता है, सीधा होता है। ठीक है, और मरुस्थलीय तथा सागरीय क्षेत्र का पिरामिड पूछेगा तो कैसा होता है, आपका उल्टा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बनते हैं। ठीक है, इसे देख सकते हैं उत्पाद, उपभोक्ता, अपघटक। ठीक है, लिंडमान का नियम। इस नियम के अनुसार एक चरण से दूसरे चरण में ऊर्जा का मात्र 10% ही जाता है, किंतु कीटनाशकों का प्रभाव 90% तक चला जाता है। अतः खेत में छिड़के जाने वाले कीटनाशकों के कारण चूहों की मृत्यु हो जाती है और इन चूहों को खाने से चील कौवों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसी कारण सरकार ने LD50 लिथुल डोज 50 नामक कीटनाशक के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि इन कीटनाशकों के प्रयोग से गिद्धों की संख्या घट रही थी। ठीक है, देख सकते हैं जैसे कि ये सन मतलब क्या है, 10,000। ठीक है, और ये अगला में जाएगा कितना, 10% ही जाएगा। ठीक है, तो पादप में कितना जाएगा, ये 10% जाएगा, मतलब कितना हुआ, 1,000 हुआ। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद कितना अगला में जाएगा, 10% जाएगा। ठीक है, पादप मतलब पौधों को खाएगा, बकरी खाएगा तो बकरी में कितना 10% ही जाएगा। ठीक है, तो 1,000 का 10% कितना, 100। ठीक है, अब बकरी को जो मतलब खाएगा मतलब मानव, ठीक है, तो उसमें कितना जाएगा, 10% ही जाएगा। ठीक है, तो 10% गया तो कितना बचा, 10 बचा। ठीक है, अब मानव को मतलब शेर खाएगा तो उसका कितना 10% ही जाएगा, मतलब 1% इसको ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, शेर को। ठीक है, आज शेर को जीवाणु खाएगा तो जीवाणु मतलब घटक को कितना ऊर्जा मिलेगा, 10% फिर जाएगा अगला तो 0.1। ठीक है, ये पादप क्या आपका उत्पादक है और ये आपका क्या बकरी, मानव, शेर सब क्या आपका उपभोक्ता है। ठीक है, जीवाणु क्या आपका घटक है, डिकम्पोजर है। ठीक है, तो इसी तरह ट्रांसफर होता है, मतलब अगले में जो होता है 10% ही जो है आपका
एनर्जी मतलब जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखते हैं अगला चैप्टर हम लोग क्या, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, जीव तथा उसके बाहरी परिवेश का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। पारिस्थितिकी में जैविक तथा जैविक दोनों घटकों को रखते हैं। इकोलॉजी के जनक टैकल को कहते हैं, टैकल नहीं, यहाँ क्या होगा, हैकल होगा, ठीक है, यहाँ क्या होगा, हैकल। इकोलॉजी जनक किसे कहते हैं, हैकल को कहते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ हैकल कर लीजिएगा, हैकल को कहते हैं, ठीक है। जबकि इकोलॉजी शब्द रिटर ने दिया था, किसने दिया था, रिटर ने दिया था, ठीक है। जैविक घटक, इसमें उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं, अर्थात इसमें सजीवों को रखते हैं। अजैविक घटक, इसमें तापमान, वायु, आर्द्रता, नदी, पर्वत अर्थात निर्जीव चीज को रखते हैं, ठीक है। जीवों के समूह को जीव समूह कहते हैं, ठीक है, जीवों के समूह को क्या कहते हैं, जीव समूह कहते हैं, ठीक है। कई जीव समूह मिलकर परितंत्र बनते हैं, ठीक है, मतलब क्या बनते हैं, इकोसिस्टम बनते हैं। कई परितंत्र मिलकर क्या बनते हैं, बायोम बनते हैं, मतलब जीनोम बनते हैं, ठीक है। कई जीवों मिलकर एक जीव मंडल बनता है, बायोस्फीयर बनाते हैं, ठीक है। मानव जीव मंडल में ही रहता है, मतलब बायोस्फीयर में ही रहता है, ठीक है। देख सकते हैं यह क्या स्थल मंडल है, ठीक है, मतलब जल, ये आपका जल मंडल, ये आपका क्या स्थल मंडल है, पृथ्वी, ठीक है। ये आपका क्या जल मंडल है, बायोस्फीयर, ये आपका वायुमंडल है, ठीक है, एटमोस्फेयर। देखते हैं परितंत्र क्या होता है। परितंत्र वह सबसे छोटी इकाई है जिसमें सजीव मतलब जैव घटक तथा निर्जीव मतलब जैविक घटक दोनों साथ रहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, परितंत्र कहते हैं। सबसे छोटा परितंत्र जल का बूंद है, इसमें डेटम नामक शैवाल पाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को डुबाकर मारा जाता है तो, या मतलब डूब कर मर जाता है तो उसके फेफड़ों में डेटम की जांच की जाती है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है, आपका समुद्र है, क्या है, पृथ्वी सबसे बड़ा परितंत्र क्या आपका, समुद्र है, ठीक है। स्थल का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है, आपका घास तथा टैगा वन है, ठीक है, क्या है, घास तथा क्या है आपका टैगा वन है, ठीक है। अब देखते हैं जीव। जीव जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आपका क्या होता है, स्वपोषी होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉप होता है, दूसरा क्या परपोषी होता है, मतलब हिट्रोट्रॉप होते हैं, ठीक है। स्वपोषी में जैसे आपका पादप हो गया, मतलब प्लांट हो गया, शैवाल मतलब एल्गी हो गया, ठीक है। और परपोषी में क्या होते हैं, आपके सहजीवी होते हैं, सहयोगी होते हैं, परजीवी होते हैं, और क्या होता है, मृतोपजीवी होते हैं, ठीक है। सिम्बायोसिस होते हैं, कॉमन सेलिज्म होते हैं, पैरासाइट होते हैं, ठीक है, और सेप्रोफाइटिक होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, जैसे सहजीवी में जैसे क्या होता है, प्लस प्लस का रिलेशन होता है, ठीक है, मतलब दोनों सहजीवी में क्या होता है, प्लस प्लस का, मतलब दोनों को किसी को नुकसान नहीं होता, ठीक है, दोनों एक दूसरे का संयोग करते हैं, ठीक है। जैसे कवक सवाल, भैंस, कौआ और मधुमक्खी फूल, ये दोनों क्या करते हैं, संयोग करते हैं, ठीक है। और संयोगी में क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। एक को फायदा होता है और एक को मतलब कुछ भी फायदा नहीं होता, ठीक है, नुकसान नहीं होता है, कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। जैसे अधिपादप, जैसे आर्किड का। अब परजीवी क्या होता है, पैरासाइट होता है, इसमें क्या होता है, एक को फायदा होता है, एक को क्या होता है, नुकसान होता है, ठीक है। जैसे अमेबेल और मच्छर। अमृतोपजीवी, इसको क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है, जैसे चील, ठीक है। स्वपोषी मतलब ऑटोट्रॉप, ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जैसे पादप, शैवाल, जीवाणु, ठीक है। परपोषी हेट्रोट्रॉप, ये अपना भोजन नहीं बना सकते क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, ठीक है। इन्हें चार भागों में बांटते हैं, ठीक है, जैसे सहजीवी, सिम्बायोसिस, इसमें दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है, ठीक है, जैसे कवक कवक को, शैवाल गाय को और कौवा को, ठीक है। अब मधुमक्खी, फूल, बतख, मछली। अब होता है सहभोगी या सहयोगी, ठीक है, इसमें किसी एक को लाभ होता है, दूसरे को क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको जो डायग्राम बताया गया था सेम वही चीज, ठीक है। जैसे अधिपादप मतलब आर्किड का, परजीवी मतलब पैरासाइट, या जिस जीव पर उगते हैं उसे ही क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है। यह वृद्धि तथा विकास के लिए आपका क्या हानिकारक होते हैं, जैसे खटमल, मच्छर, मक्खी, अमरबेल तथा जू इत्यादि, ठीक है। अब जैसे मृतोपजीवी, ठीक है, ये जीवों के मृत शरीर को खाकर खत्म करते हैं, अर्थात ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे जीवाणु, चील, गिद्ध, कौवा आदि, ठीक है। अब नोट में देखते हैं, जीवाणु पृथ्वी पर हाइड्रोजन चक्र को बनाए रखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं विभिन्न स्थानों पर उगने वाले पौधों का नाम, जैसे मरुस्थल में उगने वाले पौधों क्या कहते हैं, जीरोफाइटिक कहते हैं, ठीक है।
लवणीय जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हेलोफाइट कहते हैं, ठीक है। जल में उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइटिक कहते हैं, ठीक है। और आर्द्र भूमि में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? हाइगोफाइटिक कहते हैं, ठीक है। अब वक्र टुंडा मतलब टैग में उगने वाले को मिसोफाइटिक कहते हैं। चट्टान में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? लिथोफाइटिक कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला चैप्टर हम लोग क्या देखते हैं? प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण क्या होता है? पर्यावरण में विभिन्न गैसों, मृदा तथा जीव जंतुओं का एक निश्चित अनुपात है। इस अनुपात में आने वाले कमी मतलब ह्रास मतलब कमी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण छोटे क्षेत्रों को दर्शाता है, इसमें मानव क्रियाकलापों को रखते हैं, ठीक है। पर्यावरण मतलब पर्यावरण अवनमन डिग्रेशन, जब मानव तथा प्रकृति दोनों के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है तो उस अवनमन कहते हैं, ठीक है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ठीक है। आप देखते हैं सूक्ष्म जीवी अपघटनीय प्रदूषण बायोडिग्रेडेबल, वैसे प्रदूषण जिसे सूक्ष्म जीव खाकर खत्म कर देते हैं सूक्ष्म जीव अपघटनीय कहलाते हैं। ये कम हानिकारक होते हैं, ठीक है। जैसे प्लास्टिक, धातु कचरा, रासायनिक कचरा, ठीक है। अब प्रदूषण के विभिन्न प्रकार देखते हैं, जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विद्युत चुंबकीय प्रदूषण, ठीक है। और परमाणु चुंबकीय प्रदूषण और जैविक चुंबकीय प्रदूषण, ठीक है। देखते हैं एक एक करके। जल प्रदूषण को ले देखते हैं, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन को देखते हैं। जल में घुले अनावश्यक पदार्थों के कारण जल प्रदूषण होता है, ठीक है। जैसे आर्सेनिक मतलब पानी में रहने से क्या होता है? आपका व्हाइट फुट रोग होता है, ठीक है। कैडमियम मतलब रहने से क्या होता है? इटाई रोग होता है, ठीक है, जो किडनी से रिलेटेड है। लोहा मतलब आयरन रहने से क्या होता है? लीवर सिरोसिस होता है, ठीक है। कॉपर ज़्यादा रहने से पानी में क्या होता है? विल्सन रोग होता है। नाइट्रेट ज़्यादा रहने से क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और पारा मतलब Hg ज़्यादा रहने से क्या होता है? मिनीमाता रोग होता है, ठीक है। अब देखते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी क्या होता है? बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? इनटू धूल प्रदूषण। बीओडी का अर्थ होता है 5 दिन का ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। सुपोषण क्या होता है? यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जलाशय में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन की अधिकता के कारण इसमें अनावश्यक पदार्थ तथा जलकुंभी उग जाते हैं, जिस कारण जलाशय के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? सुपोषण यूट्रोफिकेशन कहते हैं, ठीक है। हैदराबाद का हुसैन सागर झील जलकुंभी से क्या है? ग्रसित है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा मृदा पॉल्यूशन क्या होता है? सॉइल पॉल्यूशन मिट्टी के उर्वरक क्षमता का कम हो जाना मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण 2 कारणों से होता है, ठीक है। पहला कीटनाशक का प्रयोग, ठीक है, जैसे LD50 और BSC मतलब बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और तीसरा होता है DDT डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो, ठीक है। ये 3 कीटनाशक कारण जो होता है आपका मृदा प्रदूषण होता है, ठीक है। अत्यधिक खाद के प्रयोग से मिट्टी रेत का रूप ले लेती है, ठीक है। अब देखते हैं पहला कीटनाशक का प्रयोग से और दूसरा देखते हैं अपर्दन के कारण भी मृदा पॉल्यूशन होता है, ठीक है। अपर्दन के कारण मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत जो है कट जाती है। अत्यधिक मृदा अपर्दन को अवनालिका कहते हैं। अवनालिका बहुत अत्यधिक हो जा तो बीहर का रूप ले लेती है, ठीक है। जैसे चंबल का बीहर है। बीहर पूरी तरह से बंजर होता है। सर्वाधिक बीहर का निर्माण चंबल नदी करती है, ठीक है। अब देखते हैं वायु प्रदूषण एयर पॉल्यूशन। वायु के गुणवत्ता में होने वाले ह्रास या कमी को वायु प्रदूषण कहते हैं, ठीक है। एरोसोल मतलब धूल कण, वायुमंडल में उपस्थित धूल कण को एरोसोल कहते हैं, ठीक है। ये वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनका आकार 10 माइक्रोन होता है, ठीक है। सीमेंट उद्योग में एस्बेस्टस एरोसोल के रूप में उड़ता है, जिससे फेफड़े की बीमारी हो जाती है, जिसे व्हाइट कैंसर कहते हैं, ठीक है। औद्योगिक कचरा, धुआं, आग, ईंधन तथा वाहन से वायु प्रदूषण होते हैं, ठीक है। वायु प्रदूषण में फैलने वाली प्रमुख गैस कौन कौन सा आपका देखते हैं एक एक करके। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। यह क्या है? रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है, ठीक है। यह कुल वायु प्रदूषण का अकेले ही 50% कर देता है, ठीक है। यह हीमोग्लोबिन से सबसे तेजी से क्रिया करती है और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता खत्म कर देती है, जिस कारण व्यक्ति का दम घुटने से मौत हो जाती है। अतः इसे दम घोटने वाले गैस कहते हैं। किसको? कार्बन मोनोऑक्साइड को, ठीक है।
ईंधन, कोयला, जीवाश्म, मुर्गी, आदमी को जलाने पर इसके दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह जल में घुलनशील होता है। ठीक है, ईंधन में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए सीएनजी तथा एलपीजी को बढ़ावा दिया जाता है। वैसा ईंधन जिससे जिससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचता है और जिसकी प्राप्ति पादप मतलब पेड़ पौधे से होती है उसे जैव ईंधन कहते हैं। ठीक है, जैसे जेट्रोफा, रतनजोत, रोपसीड, गन्ने का रस प्लस अल्कोहल। ठीक है, अब देखते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। यह अम्लीय गैस है, यह कुल प्रदूषण का 20% करती है। यह फेफड़े को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, पेट्रोलियम के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, यह अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इस अम्लीय वर्षा से मिले सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही स्टोन टेप्रोसी पत्थर का सरण होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं सीसा प्रदूषण। पेट्रोल में अपस्फोटन मतलब एंटी नॉकिंग के रूप में टेट्रा एथिलेट का प्रयोग करते हैं, जो सीसा का यौगिक है। यह सीसा धुएं के माध्यम से वायुमंडल में आ जाता है और प्रदूषण फैला देता है। सीसा प्रदूषण से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, अब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह ओजोन को क्षति पहुंचाता है। ठीक है, ओजोन को क्षति क्लोरीन तथा फ्लोरीन से होता है। ठीक है, CFC में उपलब्ध रहता है। ठीक है, क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1000 परमाणु को तोड़ सकता है, किंतु इनके लिए बहुत निम्न तापमान की आवश्यकता है, जो अंटार्कटिक में सरलता से उपलब्ध होता है। ओजोन परत का मोटाई कम होना ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन की मोटाई को मापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं। ठीक है, एक डॉप्सन बराबर होता है 1 mm। ओजोन समताप मंडल में 30 से 40 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। ठीक है, यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ठीक है, ये किरणें स्किन कैंसर उत्पन्न करते हैं, पराबैंगनी किरणें। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणें। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। इसलिए 16 सितंबर को जो हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं, इसी कारण 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ठीक है, ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है। प्रथम तथा द्वितीय ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में देखे गए। CFL से निकलने वाले फ्लोसिन गैस, थीनर से निकलने वाली गैस ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, अब देखते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। नाइट्रोजन हानिकारक नहीं है, यह पौधों के लिए आवश्यक है, किंतु नाइट्रोजन के ऑक्साइड हानिकारक हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। समताप मंडल उड़ रहे वायुयान के धुओं से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ठीक है, ये ऑक्साइड ओजोन से क्रिया करके प्रॉक्सी ऑक्सीटाइल नाइट्रेट मतलब पैन का निर्माण करते हैं। प्रकाश रासायनिक धूल, इसका निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन तथा पैन के द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह एक अम्लीय गैस है, यह लाभदायक तथा हानिकारक दोनों है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह दिन के समय पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने से रोकती है तथा रात को अत्यधिक ठंडा होने से रोकती है, किंतु यदि यह बहुत अधिक हो जाए तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएंगे और समुद्र तल जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ने भी प्रदूषण नहीं करती, बल्कि यह उमस मतलब गर्मी पैदा करती है। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीन हाउस गैस। छोटे से क्षेत्र में जब उमस बढ़ जाता है तो उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस शब्द जो आर्हेनियम ने दिया था, किसने दिया था, आर्हेनियम ने दिया था। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक तापमान, जब ग्रीन हाउस पूरे विश्व में फैल जाता है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह शब्द बैली पैकर ने दिया था, किसने दिया था, बैली पैकर ने दिया था। ठीक है, कार्बन फुटप्रिंट, गैसों का वह समूह जो ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। इससे CN साइनाइड, NC मतलब आइसोसाइनाइड। ठीक है, इससे जलवाष्प ज़्यादा, फिर CO2, फिर CH4 मतलब मीथेन, CFC फ्लोरोकार्बन, फिर N2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये
क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ था, यह समझौता जापान में हुआ। इसमें सभी देश के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के लिए कोटा का निर्धारण किया गया। बेसिक कोटा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकता है। इस अवस्था को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं मीथेन। यह भी ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है। यह दलदली भूमि में पाया जाता है। ठीक है, जैसे मार्स लोना। गोबर गैस, धान के खेत, गटर, सड़े गले पदार्थ तथा जानवरों की जुगाली, कोयला, खाद्यान्न, प्राकृतिक गैस, ठीक है, के मीथेन के अच्छे स्रोत है। ठीक है, यहाँ से मीथेन गैस निकलती है। ठीक है। प्राकृतिक गैस को जब अत्यधिक दबाव लगाकर रखा जाता है तो उसे संपीड़ित किया जाता है, तो प्राकृतिक गैस मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस मतलब सीएनजी कहते हैं। यह बहुत ही कम प्रदूषण करता है। ठीक है। अब देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी, जो कि 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में मिथाइल आइसोसाइनाइड मतलब CH3NCO गैस जल से क्रिया करके विस्फोट कर गई थी, जिससे हजारों लोगों की जान गई थी। ठीक है। यह कंपनी एंडरसन नामक व्यक्ति की थी जो 2014 में मर चुका है, किंतु अभी भी इस पर जो है मुकदमा चल रहा है। ठीक है। इस कंपनी में कीटनाशक बनाए थे। ठीक है। देखते हैं प्रदूषण, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। और एसिड रेन के लिए जिम्मेदार कौन सा है आपका? HNO3 और सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। और ओजोन के लिए, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन से? ओजोन की मोटाई कम करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब देखते हैं कैटालिक कन्वर्टर, उत्प्रेरक समपरिवर्तक। यह संक्रमण धातु से बना होता है। यह इंजन से निकलने वाले धुआं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, जिससे प्रदूषण कम हो जाता है, किंतु उमस जो है बढ़ जाती है। ठीक है। जब पेट्रोल में शीशा मिला रहता है तो कैटालिक कन्वर्टर काम करना बंद कर देता है। इसी कारण पेट्रोल में शीशा मिलाने पर प्रतिबंध है। ऊष्मीय द्वीप थर्मल आइलैंड, शहरों में धूल कण तथा धुआं आकाश में जमा हो जाता है और एक बादल का रूप ले लेता है, जिससे शहरों का तापमान बढ़ जाता है। इसे ही ऊष्मीय द्वीप कहते हैं। ठीक है। आप देखते हैं अगला यूरो मानक, यूरो नॉर्म्स। यूरोपीय देशों ने मोटर वाहन के धुओं से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए एक मानक तय किया, जिसमें धुएं से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वाष्पशील कण तथा हाइड्रोकार्बन की मात्रा को निर्धारित किया। इसके लिए अब तक यूरो 6 मानक तक बन चुके हैं। यूरो 1 मानक का इंजन प्रति किलोमीटर 2075 ग्राम उत्सर्जन करता है। ठीक है। जैसे यूरो 1 जो है आपका 2.75 ग्राम उत्सर्जन करता है, यूरो 2 जो है 1.00 ग्राम, यूरो 3 जो है 0.64 ग्राम, यूरो 4 जो है 0.50 ग्राम, यूरो 5 जो है 0.30 ग्राम, यूरो 6 जो है 0.20 ग्राम। ठीक है। यूरो मानक को भारत स्टेज मतलब BS कहा जाता है। वर्तमान में भारत में BS6 गाड़ियां चलती है। ठीक है। आप देखते हैं ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन। 90 डेसिबल से अधिक के ध्वनि को प्रदूषण में गिना जाता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव केवल तत्कालीन रहता है, ये अगली पीढ़ियों पर नहीं पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव चिड़चिड़ा हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों के साइलेंसर में मफलर लगाया जाता है। ठीक है। सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए दोनों किनारों पर पेड़ लगा दिया जाता है, जिसे ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं। ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रदूषण, इलेक्ट्रिक पॉल्यूशन। यह मोबाइल टावर, टीवी टावर या सैटेलाइट से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों से फैलता है। इस प्रदूषण के कारण तंत्रिका तंत्र तथा स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है तथा कैंसर रोग उत्पन्न होता है। इस प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में तितलियां मर रही है तथा मधुमक्खियां अपना रास्ता भटक जा रही है, क्योंकि मधुमक्खियां विद्युत चुंबकीय तरंगों को देख लेती है और वे अपना रास्ता भटक कर टावर के पास चली जाती है। वर्तमान पूरा पृथ्वी विद्युत चुंबकीय तरंगों के चपेट में है। ठीक है। तब देखते हैं जैव प्रदूषण मतलब बायो पॉल्यूशन। यह हानिकारक जीवाणु तथा विषाणु के कारण फैलता है, जिन्हें एकरूपता के कारण एक समान प्रजाति के पौधे बीमारी से प्रभावित हो जाते हैं, जिस कारण उन्हें काट देना पड़ता है। ठीक है। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु पृथ्वी
व्यक्ति की जान ले सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग आतंकवादी पत्र में लेटर में भर कर दूसरे व्यक्ति को भेज देते हैं। ठीक है, सैरिन गैस को गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। इसका प्रयोग सीरिया में हो रहा है। ठीक है, अब जैसे परमाणु प्रदूषण, न्यूक्लियर पॉल्यूशन, यह सभी प्रदूषण में सबसे खतरनाक है। इसका प्रभाव जल, थल तथा वायु तीनों में देखा जा सकता है। यह 30,000 साल तक रह सकता है। ठीक है, परमाणु प्रदूषण रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण होता है, अतः इसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी कहते हैं। ठीक है, यह यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा कोबाल्ट सृष्टि के कारण होता है। 9 अगस्त तथा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिरे परमाणु बम 2011 में जापान में हुआ। गिरे परमाणु बम तथा 2011 में जापान में हुआ। तो 6 अगस्त को आपका जो है हिरोशिमा में गिरा था। ठीक है, और 9 अगस्त को आपको कहाँ गिरा था? नागासाकी में। ठीक है, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना परमाणु प्रदूषण के उदाहरण है। ठीक है, 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट होने से यूक्रेन प्रभावित हुआ था। ठीक है, परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाले धुआं को नाभिकीय आपतन मतलब फॉल आउट कहा जाता है। इस धुआं को रोकने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है तथा व्यक्ति को खुद के बचाव के लिए पोटेशियम आयोडाइड की गोली खानी चाहिए। ठीक है, तो ये आज हमारा जो है कंप्लीट हो गया। बोटनी का क्लास जो हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बोटनी का क्लास जो हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग जियोलॉजी का कंप्लीट कर दिया है, आज बोटनी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा।